उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 के लिए पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम को थम गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, देवीपाटन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी मंडल में पहले चरण के लिए 4 मई को मतदान किए जाएंगे। देखते हैं कि चलते भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने लगातार इस प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाली थी, वही हमने देखा था अखिलेश यादव विपक्षी तरफ से प्रमुख था समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली थी। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव जो कि सेमीफाइनल माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसके सिंहासन पे कौन काबिज होता है पता चल जाएगा मई 2023 की 13 तारीख को। अब देखना होगा कि जिस तरीके से प्रचार की पूरी तरीके से बागडोर दोनों विपक्षी दलों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों के मेन लीडर ने संभाली थी। अब आगे रण के लिए किस तरीके की अपनी तैयारी होगी 2024 के लिए, जिस तरह की तैयारी होगी उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत अहम साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 28 रैलियां की हैं, जिसमें 2 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में प्रचार किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव हो रहा है, जिसमें से 22 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सीधे संवाद किया, जिसमें सभी 10 नगर निगम भी शामिल हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियां की, जिसमें प्रयागराज, झांसी और राजधानी लखनऊ शामिल है। क्योंकि पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन था और अंतिम दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार धुआंधार प्रचार किया, विपक्षियों पर हमले बोले, कैसे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लोगों के लिए काम कर रही है बताने की कोशिश की और कहीं न कहीं एक बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दी जा सकती है उसके लिए इन रैलियों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को से संवाद भी किया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान 2 दिन कर्नाटक के प्रचार पर भी रहे, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार करते रहे हैं। निश्चित है कि इस प्रचार के बाद बीजेपी किस परफॉर्मेंस पर आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता से संवाद करते रहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर आम जनता से अपील की है कि किसी तरीके से दाम दंड भेद अपनाने वाले विरोधियों पार्टियों के बहकावे में ना आए, यानी कि किसी तरीके प्रलोभन में ना आए और अपनी पार्टी को ही वोट करें। यानी कि जिस तरीके से लगातार निकाय चुनाव को लेकर के सक्रिय हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने जनता से अपील भी की है कि लोग किसी तरीके से बहकावे में ना करके वोट करें और किसी भी विरोधी पार्टियां जो नए नए हथकंडे अपना रही हैं उनके प्रलोभन में ना आए। यानी कि साफ है कि निकाय चुनाव को लेकर के जो लोग वोट करना चाहते हैं उनको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर संदेश दिया है आम जनता को कि किसी तरीके से प्रलोभन में ना करके वोट करें। बस उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में प्रथम चरण में नगर निकाय का चुनाव होना है। अगर आज की बात करें तो शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार थम गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर इन 37 जिलों में होने वाले चुनाव प्रचार की बात करें, आचार संहिता के पालन कराने की बात करें, निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल को अलग अलग जनपदों में भेजा गया है, जिसमें अगर हम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की बात करें तो करीब 20,000 की संख्या में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया। वहीं अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा कांस्टेबल को भी इन अलग अलग जिलों में भेजा गया है, जो निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न कराएंगे। उसके अलावा 35 कंपनी पीएसी के साथ साथ 2 कंपनी प्लाटून, उसके साथ साथ अगर बात करें तो 35 कंपनी ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, ताकि उत्तर प्रदेश में जिन 37 जिलों में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके, आचार संहिता का पालन कराते हुए कहीं पर कोई व्यवस्थाएं न पहले। इसको लेकर सिग्नेचर बिल्डिंग में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद समय समय पर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ हर जगह पर नजरें बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाई जा सके, इसको लेकर भी जो है सोशल मीडिया पर एक टीम निगरानी कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई अव्यवस्थाएं ना फैलने पाए। उसके अलावा सभी को हिदायत दी गई है कि वो अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखना होगा कि जब 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में मतदान होता है तो कितनी मुस्तैदी के साथ और कितनी निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए नजर आएगी। यूपी निकाय चुनाव 37 जिलों में पहले चरण में होना है, जिसमें आगरा जिला भी शामिल है। आपको बताते चले कि यहाँ पर 4 तारीख को मतदान होगा और वहीं 13 तारीख को जो मतगणना की जाएगी। वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा में जो तमाम दल के प्रत्याशी हैं वो एड़ी से लेकर सिर तक का जोर लगा रहे हैं और अपनी जीतने की हुंकार भर रहे हैं। वहीं तमाम लोग हैं जो तमाम तरह का प्रलोभन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों द्वारा अलग अलग तरह से जनसभा की जा रही है और बड़ी बड़ी रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है। हालांकि आज
शाम को यह प्रचार प्रसार थम जाएगा और 4 तारीख को आगरा में मतदान हो। बिजनौर के कलेक्ट्रेट सभागार में आप देख सकते हैं 2 दिन से लगातार बिजनौर में बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी पर यह बारिश भारी पड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बताना चलें बिजनौर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश कहीं ना कहीं प्रचार पर बाधा बनी हुई है। इसका सीधा असर आप देख सकते हैं। इस कलेक्ट्रेट सभागार में प्रत्याशी की लंबी कतार लगी रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज कोई भी यहाँ खड़ा या मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि बिजनौर में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज शाम 5 बजे तक ही प्रचार प्रत्याशी कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अपना आप में बड़ा सवाल है कि प्रत्याशी अब क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे जो बारिश में लोगों को लुभाएंगे। ये अपना आप में बड़ा। मेरठ में बसपा मेयर प्रत्याशी हसमत मलिक की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जमकर के आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं मेयर प्रत्याशी। उसके बावजूद मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं हसमत मलिक पर मेहरबान नजर आ रही है। मेरठ की बात की जाए तो लगातार जिला अधिकारी हो, एसएसपी हो, सब ने बैठ करके जो प्रत्याशी है उनके साथ बैठक की थी और उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया था किसी भी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन न किया जाए। अगर उसके बावजूद कोई उल्लंघन करता है तो उस पर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। उसके बावजूद अगर मेरठ की बात की जाए तो बसपा प्रत्याशी की नोटों के बंडलों के साथ ही सहयोगियों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आचार संहिता का जमकर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक और उनके सहयोगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आचार संहिता के उल्लंघन में पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। हसमत अली और उनके समर्थक और परिवार के कई लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लगातार देखा जाए तो मेरठ में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस एक्शन मोड में है। आचार संहिता के उल्लंघन में हसमत मलिक मेयर प्रत्याशी है, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के चलते प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होने हैं, जिसको लेकर हाथरस से 357 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अन्य जनपद में लगाई गई है, जिसमें आगरा और मैनपुरी के लिए हाथरस से पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक दिवेश कुमार पांडे ने रवाना किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं उनको बताया गया है कि किस तरह से उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है और शांति से मतदान कराना है, जिसको लेकर पुलिस लाइन में जो बैठक की गई थी सभी पुलिसकर्मियों को उनको बताया गया था। वही उसके बाद में हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया है। 4 मई को प्रथम चरण में मतदान होने हैं, जिसके बाद दूसरे चरण में 11 मई को हाथरस में भी मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में उड़ाई जा रही है आचार संहिता की धज्जियां, जमकर उड़ाई जा रही है आचार संहिता की धज्जियां और किया जा रहा है आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन। आपको बता दें गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में सोना सिंह जो है सपा गठबंधन से प्रत्याशी हैं और सोना सिंह लगातार आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिना परमिशन करीब 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो ढोल नगारों के साथ लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और आचार संहिता का जमकर जो है उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जो है सोना सिंह बसपा से चेयरमैन रह चुके हैं, उसके बाद अब ये समाजवादी पार्टी की साइकिल से सवार हो चुके। अमेठी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। लगातार सभी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की लगातार अपील भी कर रही हैं। हम आपको बता दें कि अमेठी में लगभग 5 लाख के आसपास वोटर हैं और अमेठी में 2 नगर पालिका व 2 नगर पंचायत है और चारों पर जो है सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा आपके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग आजमा रहे हैं। और हम सीधी तौर पे बात करें तो जहाँ जिस तरह से जो है कांग्रेस अपने दमखम के साथ अपने प्रत्याशी के साथ जुटी है और वोटरों को लुभाने का काम कर रही है, वही अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार जो है अपने प्रत्याशी के वोट मांगने का लगातार जो है प्रयास कर रही है। भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता के साथ साथ जिला अध्यक्ष चुनाव मैदान में लगातार सभी जो है वोटरों से मिल रहे हैं। उत्तर
प्रदेश गृह विभाग ने राजधानी लखनऊ में हुए अलाया अपार्टमेंट हादसे की रिपोर्ट एलडीए से तलब की। आपको बता दें 23 जनवरी 2023 को अलाया अपार्टमेंट गिर गया था, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर 3 सदस्यीय जो है कमेटी गठित की गई थी, जो पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस कमेटी की जो अध्यक्षता है रोशन जैकब मंडलायुक्त लखनऊ कर रही थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 12 मार्च को शासन में को सौंप दी थी। हालांकि तमाम ऐसे पहलू थे जिसमें इस जांच में खुलासा नहीं हो पाया था, जिसके बाद जो है गृह विभाग ने अब एलडीए से उसकी आंतरिक रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तमाम लोगों पर अब कार्रवाई भी हो सकती है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अंसल ने अवैध तरीके से वहां पे इमारत बना रखी थी, जिसके बाद से लगातार इस पे विवाद बढ़ता चला गया। सिंचाई विभाग ने हालांकि उस जमीन को जरूर ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद से मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट में पैरवी होने के बाद से मामला लगातार उछलता गया, जिसके बाद से सीबीआई जांच ने हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश देने के बाद सीबीआई जो है एलडीए में पहुंच करके वहां अहम दस्तावेज एकत्र कर रहा है, यानी कि सीबीआई ने लगातार उस पर जांच प्रक्रिया तेज कर दी है और इसी मामले करके उनके मानचित्रों को देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन अधिकारियों से पूछताछ की जो अधिकारी पूरी तरीके से इस मामले में सम्मिलित थे, यानी कि जिस तरीके से सीबीआई की जांच अहम भूमिका निभा रही है, उससे कई ऐसे अफसर होंगे जिन पे संदेह की सुई जो है घूम सकती है। और ऐसे में सीबीआई लगातार इसकी जांच जो है बहुत तेजी से करता नजर आ रहा, लगातार एलडीए के अफसरों से और उनकी चीजों को दस्तावेजों को खंगोल रही। देश के हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक तिहाड़ जेल में एक बार फिर से गैंगवार हुआ है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हमलावरों ने पीट कर तिहाड़ जेल में ही हत्या कर दी। आरोप योगेश टुंडा और दीपक तीतर पर लगा है। आरोप ये है कि योगेश टुंडा, दीपक तीतर और उसके साथियों ने लोहे की राड से टिल्लू ताजपुरिया जो कि गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर पर रोहिणी कोर्ट में शूट आउट करने का भी आरोप लगा था, उसको पीट कर जेल में हत्या कर दी गई। जब टिल्लू ताजपुरिया को और उसके साथी रोहित को अस्पताल लेकर आया गया तो टिल्लू ताजपुरिया को दीनदयाल अस्पताल प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में पिछले 19 दिनों में ये दूसरी वारदात है। इससे पहले 14 अप्रैल को प्रिंस तेवतिया जो कि गैंगस्टर है उसकी भी हत्या कर दी गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तिहाड़ प्रशासन किस तरीके से जेल का रखरखाव कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा जेल लैस है। इसके अलावा माना जाता है कि ये तिहाड़ जो जेल है वो हाई सिक्योरिटी है और सबसे जो खूंखार अपराधी है, जो आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में रखे जाते हैं। इस तरीके की जो वारदातें कहीं ना कहीं अब तिहाड़ प्रशासन पर भी कड़े सवाल खड़ी करती है। आगरा के शिक्षा विभाग में एक के बाद एक ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, पहले ऑडियो में 10,000 रुपये सालाना देकर करोड़ों रुपए की बात भ्रष्ट बाबू द्वारा कही गई। उसके बाद दूसरे ऑडियो में बीएसए आगरा को खुद अपने अधिकारी को भ्रष्ट बाबू गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुआ। उसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद अभी तक उच्च अधिकारियों ने ऑडियो वायरल का न तो संज्ञान लिया गया, न उस भ्रष्ट बाबू पर उस वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई कार्रवाई की गई। समझा जा सकता है भ्रष्ट बाबू पर उच्च अधिकारियों की जमकर कृपा बरसती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब देखने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा और वायरल वीडियो पर किस प्रकार संज्ञान लिया जाएगा, किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फर्जी एम्बुलेंस के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर न्यायालय ने कसा शिकंजा, जिसके बाद घबराया माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने न्यायालय से अपने वकील से बात करने की लगाई गुहार। पूरा मामला जनपद बाराबंकी का है, जहां पर पंजाब के रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था वो अब एम्बुलेंस बाराबंकी एआरटीओ से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद बाराबंकी एआरटीओ पंकज सिंह ने बाराबंकी कोतवाली नगर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने जांच करते हुए सभी 12 लोगों पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, जिसके बाद न्यायालय में 25 अप्रैल को पेशी थी। वहीं पेशी के दौरान माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बचाव में वकील से मुलाकात करने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई। अगली सुनवाई 3 मई को होनी है, जिसको लेकर उनके अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन का कहना है कि न्यायालय के द्वारा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उनके मुवक्किल से बात करवाई जाए। मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस और क्राइम ब्रांच को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 100 से ज्यादा तमंचे मुजफ्फरनगर पुलिस ने पकड़े हैं और 6 जो अवैध असलाह तस्कर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और मुजफ्फरनगर के इतिहास में इससे पहले कभी इस तरह की खेप मुजफ्फरनगर में नहीं पकड़ी गई है और एक बड़ी सफलता मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस अब इन जो पकड़े गए तस्कर हैं इनसे पूरी तरह से गहनता से पूछताछ में लगी हुई है कि कहां से ये लोग माल लाते थे, कहां सप्लाई करना था और कौन कौन इनके साथ जुड़े हुए हैं। अमेठी में प्रायः देखा जाता है कि लगातार दबंग अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल किया जाता है। लगातार ये प्रक्रिया जिस तरह से देखी जाती है कि अपराधी अपनी दबंगई दिखाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ अपना फोटो या वीडियो वायरल करते हैं। ऐसा ही एक मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के मोचवा गाँव के एक युवक का बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर अपना फोटो अवैध तमंचे के साथ वायरल किया है। सीधा सा इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के माहौल से इस तरह के अपराधी काम करते हैं। हम आपको बता दें कि उसी युवक का एक वीडियो एक युवक को अपने साथियों के साथ बेल्ट से पीटते हुए भी वायरल हो रहा है। लगातार जिस तरह से इस तरह जो है अपराधी जो है सोशल मीडिया पर अपना फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं और इस तरह से किसी अकेले युवक को पा करके दर्जनों साथियों के साथ उसके साथ मारपीट करते हैं और वहीं पुलिस लगातार मूक दर्शक बनी रहती है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है और सीधा सा अगर पुलिस सशक्त हो जाए और ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और अपराधी अपनी दबंगई दिखाने से भी बाज आएंगे। बागपत में प्रशासनिक अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, बागपत के जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी सुभाष को 10,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। बागपत जनपद के गौरव अपने विवाह मंडप के लिए नक्शा संस्कृत करवाने के लिए गया हुआ था, जहां पर उससे बागपत के प्रशासनिक अधिकारी हैं सुभाष ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। इसी के चलते हुए आज एंटी करप्शन टीम ने सुभाष को 10,000 रुपए की नंगे हाथ लेते हुए रिश्वत गिरफ्तार किया है और वैधानिक कार्रवाई की जा। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत बड़े बगीचा हाईवे के बगल में आज एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताते हैं कि यहाँ पर ये 2 महीने से रह रहा था और अपनी पत्नी और छोटी 4 साल की बच्ची के साथ यह रह करके छोला और चाट की ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। कल पत्नी से किसी विवाद में लड़ाई हुआ और वह एक सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या। पान के बुरोजे में लगी आग। पूरा मामला हम आपको बता दें, थाना पाली अंतर्गत का है, जहां पर पान की खेती होती है और ये पान की खेती एक बुरेजे के अंदर होती है। उस बुरेजे में अज्ञात कारणों के चलते कई बुरेजों में आग लग गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान बताया गया है। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, मौके पर एसडीएम शहर कोतवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो कि किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इस नुकसान से किसान काफी परेशान है। कई खेतों में ये आग लगी है। पुलिस आग के कारणों का भी पता कर रही है तथा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। ई रिक्शा और कार में जोरदार टक्कर से 4 की मौत हो गई। हालांकि मैं आपको बता दें, पूरा मामला जो है प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के राजापुर करार गांव का है, जहां ई रिक्शा से 3 लोग बैठे हुए थे। रिक्शा चालक को लेकर 4 लोग थे। हालांकि बात की जाए तो ई रिक्शा चालक से वह शादी प्रोग्राम में जा रहे थे, जहाँ कार और रानीगंज की तरफ से आ रही थी। हालांकि तेज रफ्तार जो कार था वह रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जहाँ मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रिक्शा पर जो 3 लोग बैठे थे वह एक ही परिवार के, जहाँ 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वह जो कार में बैठे थे वह 4 लोग थे, वह चारों लोग भी घायल हो गए। हालांकि जो चारों लोग घायल थे, जहां प्रतापगढ़ चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
कानपुर के कल्याणपुर स्थित मां अंजनी हॉस्पिटल में यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। पैसों के लालच में हेपेटाइटिस बी व HIV के मरीज को रिपोर्ट निगेटिव दिखाकर उसे ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया। ऑपरेशन करने पहुंचे डॉक्टर को शंका हुई तो उसने दोबारा मरीज की जांच कराई। जांच में हेपेटाइटिस बी व HIV की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, जिसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और CMO को पूरे मामले से अवगत कराया। इस पूरे मामले में CMO ने एडिशनल CMO को मामले की जांच दी है और कार्रवाई की बात भी कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मां अंजनी हॉस्पिटल जो बिना लाइसेंस के, बिना मानक के चल रहा है, आखिर उस पर पहले भी कार्रवाई क्यों नहीं गई। अब तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरह की फर्जी रिपोर्ट का मामला सामने आया इस हॉस्पिटल का, ऐसे ना जाने कितने और मरीजों के साथ उन्होंने इस तरह फर्जी रिपोर्ट दिखाकर उसका इलाज किया होगा और उसकी जांच से खिलवाड़ किया होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि एडिशनल CMO जांच में क्या पाता और मां अंजनी हॉस्पिटल के संचालक व उस लैब वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाकर एक मरीज की जांच से खिलवाड़ किया है। चित्रकूट के बरगढ़ थाना अंतर्गत हरदी खुर्द में घर के विवाद को लेकर के राम कैलाश नाम के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, हत्या करने के बाद 3 अभियुक्त बरगढ़ थाना पहुंच करके अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इस मामले की जानकारी जैसे पुलिस को हुई, पुलिस आनन फानन पर घटना स्थल पहुंच करके जांच में जुट गई है और भी हत्या में जो लोग शामिल थे उनकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल राम कैलाश के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घर के विवाद को लेकर के आए दिन उनका आपस में विवाद होता था और उसके घर की लोग चोरी कर लेते थे। इसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई है। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग उसको अपने घर के अंदर ले गए और एक हंसुए से यानी धारदार लोहे के हथियार से गला काट करके हत्या कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर के चित्रकूट पुलिस कब तक सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। सैलानियों के लिए अपने आप में घूमने के लिए एक बेहतर स्थान है। वहीं टाइगर रिजर्व से सटे हुए क्षेत्रों में समस्याएं भी होती हैं। वन्य जीव क्षेत्र से, जंगल से बाहर आ जाते हैं और ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में तहसील क्षेत्र पूरनपुर का कबीरगंज में देर शाम एक किसान रंजीत सिंह अपने खेत को देखने गया। जैसे ही वो खेत पर पहुंचा तो वहाँ जंगल से सटा हुआ होने के नाते वहाँ से तेंदुआ बाहर आया और अचानक घात लगाए बैठे तेंदुओं ने रंजीत सिंह पर हमला कर दिया। वो घायल हो गए। जैसे ही चीख पुकार हुई कि आसपास के लोग दौड़े, बामुश्किल रंजीत सिंह को बचाने के प्रयास किया गया। हालांकि जैसे तैसे बचाने के बाद उनको शेषी में एडमिट कराया गया। वहीं आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ लुत्फ उठाने के लिए विदेशी तो सैलानी आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है उस सीमा से लगे हुए वहाँ से वन्यजीव बाहर आ जाते हैं और इस तरह से ग्रामीणों को हमला कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में